नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गायब हो गया है 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया। 26 अगस्त को जबलपुर पहुंचा था यूरिया। जबलपुर से 1000 टन यूरिया सिवनी, मंडला, डिंडौरी और दमोह की सहकारी समितियों में जाना था, लेकिन 890 टन यूरिया गायब हो चुका है। जबलपुर कमिश्नर ने मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की। फर्टिलाइजर कंपनी क्रबको समेत श्याम फर्टिलाइजर के जवाब का इंतजार। मार्कफेड ने 25 अगस्त को अलग अलग जिलों के लिए आवंटित किया था यूरिया। बड़े घोटाले की आशंका है, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। तो काफी गंभीर मसला है। 3 करोड़ से ज्यादा का 890 टन यूरिया गायब है। जी हां, जबलपुर में यह यूरिया पहुंचा था 26 अगस्त को और 1000 टन यूरिया सिवनी, मंडला, डिंडौरी और दमोह की सहकारी समितियों में बंटना था, जाना था, लेकिन उससे पहले ही 890 टन यूरिया गायब हो चुका है। कहां गया? जांच का विषय, किसी को पता नहीं कहां गया। जबलपुर कमिश्नर ने मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की। फर्टिलाइजर कंपनी क्रबको समेत श्याम फर्टिलाइजर के जवाब का इंतजार। मार्कफेड ने 25 अगस्त को अलग अलग जिलों के लिए यूरिया आवंटित किया था। अब इस मसले पर बड़े घोटाले की आशंका है और पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है यूरिया के गायब हो जाने से। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, 3 करोड़ का यूरिया गायब हो चुका है। 26 अगस्त को यूरिया की बड़ी खेप पहुंची जबलपुर। 1000 टन यूरिया जबलपुर से सिवनी, मंडला, डिंडौरी, दमोह की सरकारी सहकारी समितियों में जाना था, लेकिन उससे पहले ही 890 टन यूरिया गायब हो गया। कहां गया? किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं। जबलपुर कमिश्नर ने मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। फर्टिलाइजर कंपनी क्रबको समेत श्याम फर्टिलाइजर के जवाब का इंतजार है। मार्कफेड ने 25 अगस्त को अलग अलग जिलों के लिए यूरिया आवंटित किया था और अब इस मसले पर बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 890 टन यूरिया कहां गया? एक बड़ा सवाल। अधिकारियों को पता नहीं है कि कहां गया है इतनी बड़ी मात्रा में यूरिया। तो गंभीर विषय है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, गंभीर विषय है और आपको याद होगा पिछले साल की ही बात है जब यूरिया का भयंकर संकट एमपी में आया था। किसान बेहद परेशान थे यूरिया को लेकर। अब आप देखिए 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया कहां गया है, किसी को कुछ नहीं पता। देखिए बिल्कुल सुमित, हैरत कर देने वाला ये पूरा मामला है। बीते दिनों हमने मंडला से तस्वीर भी सामने देखी थी जब वहां खलबली मची थी, क्योंकि वहां का यूरिया भी गायब था। लेकिन अब पूरी जो जांच उठी है उससे स्पष्ट हुआ कि 890 टन यूरिया जो है वो गायब है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की है। मंडला, डिंडौरी, सिवनी, नरसिंहपुर, इन तमाम जिलों पर, अलग अलग जिलों पर ये यूरिया जाना था और 26 अगस्त को अगर बात की जाए तो रेल रैक के जरिए इसका जबलपुर पहुंचना हुआ था और इसको अलग अलग जिलों के लिए आवंटित भी कर दिया गया था। जो मूल रूप से फर्टिलाइजर कंपनी थी उनको कहीं ना कहीं जो क्रबको और श्याम फर्टिलाइजर, ये दोनों कंपनियां थी जिन्होंने फर्टिलाइजर का कहीं ना कहीं जो आपूर्ति थी उसे की थी और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो भी इनके माध्यम से ही तमाम जिलों पर यूरिया ले जाने वाले थे। लेकिन आखिर 890 टन यूरिया कहां गया, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। तमाम जो महकमे हैं वो अलर्ट मोड में हैं और आखिर क्या वजह रही जो ये तक नहीं पहुंच पाए। जबलपुर के संभागीय कमिश्नर है बी चंद्रशेखर, उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट जो है संबंधित जिलों के कलेक्टरों से तलब कर ली है। बेशक एक बड़ा मामला हो सकता है। हाल ही में पोषण आहार को लेकर के कहीं ना कहीं कैग की रिपोर्ट ने जहां सूबे की सियासत को गरमा दिया, वहीं अब यूरिया का गायब हो जाना, क्या ये भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है? आखिर कहां गया इतना बड़ी मात्रा का यूरिया? बेशक ये तमाम जो सवाल हैं वो अब उठ रहे हैं। जो भी हो, विभाग तमाम मसलों को लेकर गंभीरता बरत रहा है, लेकिन जो सप्लायर्स हैं आखिर वो चुप्पी क्यों साधे हुए, ये एक बड़ा जो सवाल है वो फिलहाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल
सवाल खड़े होंगे ही प्रतीक, क्योंकि ये कोई छोटी मात्रा नहीं है यूरिया की। 890 टन यूरिया जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है वो गायब हो चुका है। प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। जबलपुर से ही खबर है, बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के बिशप हैं पीसी सिंह। बिशप पर आरोप लगे हैं कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के। दस्तावेज तैयार कर सोसाइटी का नाम बदलने, विभिन्न स्कूलों से प्राप्त स्कूली छात्रों की फीस का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने और इस रकम का गबन करने का आरोप है। बिशप ने साल 2004 से 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर की। शिकायत में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। देश भर में बिशप पर कुल 99 एफआईआर दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू ने भी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर देते हैं। प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जबलपुर से। निश्चित तौर पर ईओडब्ल्यू ने जब केस दर्ज किया है, बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। प्रतीक, बिल्कुल सुमित, डायोसिस नॉर्थ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं बिशप पीसी सिंह, इनके खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं के चलते ईओडब्ल्यू ने सुबह सुबह इनके घर पर दबिश दी, छापा मारा, इनके कार्यालय पर भी छापा मारा और तमाम दस्तावेजों को जब्त किया है। जो शिकायत इनके खिलाफ की गई थी वो 2004 से लेकर 2012 के बीच, चूंकि इनके डायोसिस चर्च से अलग अलग जो स्कूल हैं, जो शहर में मिशनरी स्कूल्स हैं, जो कि बड़े नामी गिरामी हैं, उन तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस का दुरुपयोग किया गया है। और ये तथ्य भी सामने आया है कि इस दरमियान यानी 2004 से 2012 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की गई है। तो क्या इन धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग काम किए गए? बेशक जो शिकायत की गई थी उसमें धर्मांतरण की भी शिकायत की गई है। इन तमाम गंभीर मसलों को लेकर के ईओडब्ल्यू फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन ईओडब्ल्यू का जो एंगल है वो आर्थिक अनियमितताओं तक ही सीमित है। जो भी हो, सुबह सुबह अलसुबह जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने इनके निवास, नेपे टाउन स्थित निवास पर दबिश दी है, तमाम दस्तावेजों को जब्त किया है। क्या 2012 के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा? जो शिकायत सौंपी गई है उसमें एक रोचक तथ्य भी सामने आया है कि इनके खिलाफ देश भर में 99 एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज हैं। यानी धोखाधड़ी को लेकर के इनके जो कारनामे रहे वो पहले से ही चर्चित रहे हैं और 99 एफआईआर होना एक बड़ी बात होती है। जिस सोसाइटी की अध्यक्ष हैं सुमित, उसे भी कूटरचना करके नाम, सोसाइटी का नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया। ये तमाम बड़ी अनियमितताएं जो है वो इनके ऊपर लगी हैं। जो भी हो, फिलहाल 2 करोड़ 70 लाख रुपए धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर करने और अन्य जो रकम स्कूल फीस से जो मिली थी उसका गबन करने का आरोप जो है वो भी इन पर लगा है। और प्रथम दृष्टया ईओडब्ल्यू ने इन तमाम आरोपों की सत्यता को प्रमाणित पाया और एफआईआर जो है वो इनके विरुद्ध दर्ज कर ली गई है। सर्च की कार्रवाई फिलहाल अभी भी जारी है और संभवतः 2012 के बाद आखिर कितनी राशि का स्थानांतरण किया गया, कहां ये राशि दी गई और क्या वाकई राशि का गबन और दुरुपयोग किया गया है, इन तमाम मसलों को लेकर के ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई और जांच को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई राज भी सामने आएंगे। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर आईटी के छापे का दूसरा दिन आज भी जारी है कार्रवाई इनकम टैक्स की। कार्रवाई में मिले हैं करोड़ों के कैश, सोना, चांदी। रायपुर की कंपनी के ठिकानों पर दबिश दी है, कैश और सोना बरामद किया है आईटी की टीम ने। 2 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए का सोना मिला है। आईटी के पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर, अगले 48 घंटे में कई और ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने पर ईडी भी इसमें शामिल हो सकती है। एमपी और छत्तीसगढ़ के 60 अधिकारी छापे में शामिल। अगले कुछ दिनों तक छापे की कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं इस समय। ममता, दूसरा दिन है कार्रवाई का, पहले दिन भी लगातार कार्रवाई हुई, आज भी तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, करोड़ों का कैश और सोना भी मिल चुका है। बिल्कुल, देखिए दूसरे दिन भी जो आईटी है उसकी कार्रवाई जारी है और अगर बात करें तो ख़ासतौर पे कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है उन पर ख़ासतौर पे दबिश दी गई है। इसके साथ ही जो शराब कारोबारी हैं उन पर और स्टील जो कारोबारी हैं उन पर ये दबिश दी गई है और आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ सकता है और आईटी के सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक के और ये दबिश जारी रहेगी। ये भी कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे
में आने वाले समय में ईडी की जो टीम है वो भी जो है इस आईटी की कार्रवाई में शामिल हो सकती है। अगर हम बात करें तो अभी एक जो कंपनी है वहाँ से 1 करोड़ रुपए जो है वो कैश मिला है और बोगस जो दस्तावेज हैं वो भी मिले हुए हैं। करीबन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कम से कम 60 अधिकारी जो हैं वो इस जो आईटी की कार्रवाई में लगे हुए हैं, इनकम टैक्स की जो दबिश दी है उसमें लगे हुए हैं और देर रात तक तो ये पूरी कार्रवाई चली ही, आने वाले समय में भी ये पूरी कार्रवाई चलेगी। करीबन 30 ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। दायरा और भी बढ़ेगा क्योंकि जब इनकम टैक्स की टीम जो है वो दबिश देती है तो और बहुत सारे दस्तावेज खंगालती है, लॉकर्स खंगालती है, ज़मीनों के जो रजिस्ट्री और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो सामने आती हैं, तो उसके बाद में करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं और सीए जो है सीए इसके अलावा जो है ऐसा पता चलता है कि किन लोगों से इनके संबंध है, उन लोगों पर भी जो है वो उनको भी जांच के दायरे में लिया जाता है। तो जांच का दायरा और बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 30 जगहों पर पूरे प्रदेश भर में ये दबिश जारी है। अलग अलग कंपनियां हैं और कुछ कंपनियां अगर हम बात करें प्रमुख रूप से वो कंपनियां हैं, कार्रवाई आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि ईडी भी इसमें शामिल हो सकती है। बनी रहिएगा ममता हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से एक खबर है, संघ की बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक चल रही है। 9 सितंबर तक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक चलेगी। 10 सितंबर को संघ प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 से 12 सितंबर को संघ के अनुषांगिक संगठनों की बैठक, देश भर के अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी 200 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी ये बैठक। तो रायपुर से ममता लगातार हमारे साथ बने हुई हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी है, आज क्या खास होने वाला है बैठक में? देखिए, अगर संघ की बैठक की बात करें तो इसे पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। कल से बैठक शुरू हुई है, मोहन भागवत यहाँ पर आए हैं और अभी अगर बात करें तो 9 सितंबर तक ये सेंट्रल जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसकी बैठक चलेगी। कल से ये बैठक शुरू हुई है और 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद में अगर बात करें तो 10 से 12 सितंबर तक आरएसएस के अनुषांगिक जो संगठन है उनकी बैठक होगी और इस बैठक में तो और भी गोपनीयता बरती जा रही है कि जो शिविर में एक बार भीतर जाएगा वो तभी बाहर निकलेगा जब जो है पूरी बैठक खत्म हो जाएगी। पूरे देश भर के जो अनुषांगिक संगठनों के जो प्रमुख हैं वो इसमें आए हुए हैं और अभी बात करें तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजी पे चर्चा की जा रही है। अभी भी बैठक में पूरे देश भर के लोग शामिल हुए हैं, तो इसमें कि देश भर में किन मामलों को लेकर आम लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे साफ तौर पे देखा जाए ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसको 2023 और 2024 की तैयारियों से देखा जा रहा है और साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से कौन से मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी और आरएसएस मिलकर लोगों तक के जा सकती है, कौन से ऐसे मसले हैं जिसके जरिए लोगों के एक तरह से कहें कि मन को छुआ जा सकता है। ये कोशिश जो है वो की जा सकती है ताकि सत्ता में जो है यहाँ पर बीजेपी की वापसी हो जाए। पूरे देश भर में किस तरह के अभियान चलाए जा सकते हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे लोगों को जोड़ा जा सकता है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। और काफ़ी लंबे अरसे बाद अगर हम बात करें तो मोहन भागवत इतने लंबे समय तक यहाँ पर रुक रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये उनका दौरा माना जा रहा है। चुनाव को लेकर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी कम समय बचा है, तो 2023 की बात हो, मिशन 2023 या मिशन 2024 की बात हो, इसकी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से तैयार किया जाए कि जो डोर टू डोर ये बात पहुंचे, जो अगर हम बात करें कि जो स्ट्रेटेजी तय हुई है उसके तहत, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी की आरएसएस की ये जो बैठक है वो लगातार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी कवायदे जो है वो आरएसएस की पूरी नहीं हो पाएगी। कल भी कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा तोड़ने की नीति पर काम करते हैं और यही कोशिश जो है बंटवारे की नीति पर वो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी ये जो रणनीति है वो कामयाब नहीं होगी। जाहिर तौर पर मोहन भागवत के दौरे के साथ सियासत भी जो है वो जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर देर रात छेड़छाड़ के आरोपों में युवती ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची भीड़ और सिक्योरिटी गार्ड ने मामले को शांत कराया। लड़की युवक की पिटाई के दौरान बार बार ये आरोप लगा रही थी कि युवक उसके साथ स्टेशन परिसर में छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था।
लड़की को छेड़ना मारना बिलासपुर से बड़ी खबर है। संस्कार धानी न्यायधानी में नहीं थम रही है पिटाई के मामले। एक और वीडियो सामने आने से पुलिस की चिंताएं बढ़ी हैं। वीडियो में 2 युवक मानसिक रोगी की पिटाई कर रहे हैं। मानसिक रोगी की 2 युवक पिटाई करते हुए नजर आए। 4 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बृहस्पति बाजार के पास की घटना बताई जा रही है। तो न्यायधानी में पिटाई के मामले नहीं थम रहे। एक और वीडियो सामने आ गया है बिलासपुर से। रायपुर से बड़ी खबर है। निगम की सामान्य सभा आज होनी है। 11 बजे से सामान्य सभा शुरू होगी। सभा में प्रश्नकाल सहित विकास के एजेंडे पर चर्चा होगी। सभा में जमकर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्षी पार्षदों के साथ सत्ता पक्ष के पार्षद भी हंगामा कर सकते हैं। 2 दिनों तक चल सकती है सामान्य बैठक। तो रायपुर से खबर, निगम की सामान्य सभा आज होनी है। 11 बजे से ये सभा का आयोजन होगा। सभा शुरू होगी 11 बजे से। सभा में प्रश्नकाल सहित विकास के एजेंडों पर चर्चा होगी। वही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल भी पदयात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ। ये देखिए तस्वीरें। पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की पदयात्रा चलेगी, जिस पदयात्रा का नाम दिया है कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा। और इस यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने और सीएम भूपेश बघेल ने नारियल पानी पिया और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा जिसको नाम दिया है, ये यात्रा निकाली जाएगी। तो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पदयात्रा का हिस्सा हैं। इस पदयात्रा में शामिल हुए। Make it fast. Madam, move. Please move.